नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक जो है बोर्ड में लिखा हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे। आज जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में फिनिश कर दूं। एक पार्ट में हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और दूसरे पार्ट में जो है इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड प्रकाश का अपवर्तन से जो संबंधित रे डायग्राम्स है, इमेज फॉर्मेशन है और जो लेंस का हम लोग को बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में जो भी वो जो है हम लोग पार्ट 2 में करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि इस कोर्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 में आप सभी जुड़े हुए हैं और इसी कोर्स की कड़ी में हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक जो है इस कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें नहीं जुड़ पाए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं 9155547045। इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके वो जो है उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज़ प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे उसी के बेसिस में हम लोग रिफ्रैक्शन को भी समझने का कोशिश करते हैं। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, एक में जो है यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है और दूसरे में क्या है, मीन्स जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन लिखा हुआ था, है कि नहीं। तो रिफ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और उसी के बेसिस में हम लोग रिफ्रैक्शन को जो है समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि इस तरह का जो है कोई एक हार्ड सरफेस था, उस हार्ड सरफेस में जो है लाइट जो है आके इंसिडेंट करता था और वो जो है बाउंस बैक कर जाता था। इसी फिनोमेनन को जो है हम लोग किस नाम से जाने थे, इसी फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जाने थे, है ना, प्रकाश का परावर्तन के नाम से जाने थे। अब देखिए बात यहाँ पर है कि ये जो है एक हार्ड सरफेस था और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता था, है कि नहीं, मतलब एक साइड पेंटेड होता था और एक साइड पॉलिश्ड होता था। इस तरह का जो है ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्शन होता है। या फिर ये हार्ड सरफेस अगर है तो इसमें 2 टाइप का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, एक इरेगुलर और एक रेगुलर, है कि नहीं। तो जो पॉलिश्ड सरफेस होता है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और जो रफ सरफेस होता है जैसे कि दीवार वगैरह जो है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो पढ़े थे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो मिरर हम लोग पढ़े, गोलीय दर्पण, जो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है और प्लेन मिरर जो हम लोग पढ़े वो क्या था, पॉलिश्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े। अभी जो है हम एक बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर जो है अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शन पर बात करते हैं और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम जो है 2 मीडियम का कंसिडरेशन कर रहे हैं। 2 मीडियम कहने का मतलब क्या है कि जो है इस बाउंड्री, ये हमारा बाउंड्री लाइन है कि नहीं, और हम इसमें जो है इस तरह का जो है एक सरफेस नहीं बना रहे हैं जो कि एक तरफ से जो है पेंटेड है या फिर जो है कहा जाए तो दूसरे तरफ जो है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं बना रहे हैं। ये जो है जस्ट एक बाउंड्री लाइन है कि नहीं। अब बाउंड्री लाइन किसका है तो अभी हम लोग समझ जाएंगे उसको। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर एक एयर मीडियम है और इधर जो है एक वाटर मीडियम है कि नहीं। मतलब जो है ये ऊपर में जो है हवा भरा हुआ है, हवा है और इस हवा को इस पानी से अलग कर रहा है ये बाउंड्री, है कि नहीं। ये जो है ये पानी है, ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा जो है टैंक है ना, वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है पानी भरा हुआ है, ये एयर है, इसका सरफेस जो है वाटर का जो सरफेस है उसको हम बाउंड्री मान रहे हैं। मतलब इस सरफेस से के ऊपर जो है ये एयर है और इस सरफेस के नीचे क्या है, वाटर है ना, एंड दिस इज द बाउंड्री लाइन।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक लाइट रे जो है वो आ रहा है कि नहीं, इस लाइट ये इस सरफेस पे जो है कोई एक लाइट रे जो है उस तरह से ये इंसिडेंट कर रहा है जिस तरह से यहाँ पे किया था रिफ्लेक्शन में, है ना। रिफ्लेक्शन में जिस तरह से लाइट इंसिडेंट किया था उसी तरह से यहाँ भी इंसिडेंट किया, और इसको जो है हम लोग इंसिडेंट लाइट रे के नाम से जानते हैं, वहाँ भी जानते थे और यहाँ भी वही जानेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। अब जो है यहाँ पर जिस तरह से हम लोग इस सरफेस में एक नॉर्मल बनाने का काम करते थे, उसी तरह इस सरफेस में भी हम लोग जो है एक नॉर्मल बनाने का काम करेंगे। इस तरह से एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल को बनाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, यहाँ तो बाउंस बैक नहीं होगा, है कि नहीं, ये बाउंस बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जो है वो पॉलिश्ड नहीं है, या फिर दूसरे तरफ हम अगर देखें तो ये सरफेस जो है अनदर साइड से पेंटेड भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो लाइट है वो क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा, है कि नहीं, आर पार हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ लाइट जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करेगा, है ना, पार्शियली जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि 100% यहाँ पर रिफ्रैक्शन मतलब जो है लाइट पार ही हो जाएगा, है कि नहीं, पानी में घुस ही जाएगा। पार्शियली जो है पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, है कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम लाइट जो है, मान लेते हैं कि 10% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट किया, बाकी 90% लाइट रेज जो है वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके जो है इस पानी में जो है वो क्रॉस चला जाएगा, है कि नहीं, इस पानी में वो चला जाएगा इस तरह से। तो इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अभी देखिए ये नॉर्मल है हमारा, है कि नहीं, ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ भी किए थे, है कि नहीं, यहाँ भी किए थे, है कि नहीं। और यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से जो है वो डिनोट किए थे। लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ भी इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो जो एंगल बनाएगा उसको भी हम लोग आर से ही डिनोट करेंगे, और उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। ये हो गया हमारा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और ये क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी पर जो है सारा फिनोमेनन बेस्ड है, इसीलिए हम इस चीज़ को जो है थोरोली जो है आपको बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन है एंगल आर से, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि जो है जब लाइट जो है इस एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जो आया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हुआ? थोड़ा सा बेंट हो गया। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया? थोड़ा सा बेंट हो गया, है कि नहीं। तो क्यों बेंट हुआ और इस बेंट होने के फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्या? जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट passes from one medium to another is called refraction of light। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, है कि नहीं। क्या हो रहा है
कि यहाँ पर जो है हम लोग अभी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लिए और इस फिनोमेनन को किस नाम से जानते हैं उस चीज़ को हम लोग जान लिए। अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्शन में जो है लाइट बाउंस बैक हो जा रहा था, यहाँ पर बाउंस बैक नहीं होने छोड़ के जो है वो पार हो जा रहा है कि नहीं। और अगर पार भी हो रहा है तो वो जो है बेंट हो जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। अभी हम लोग और भी अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भी भागेगा, ऐसा भी होगा। मतलब कभी कभी जो है ये एंगल आर भी बड़ा हो जाता है एंगल आई से, है कि नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा भी। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन हम लोग किसको बोल रहे हैं। कि जब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम वाटर में जब ये ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। एक मीडियम एयर से जब ये दूसरे मीडियम वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो ड्यूरिंग दैट ये जो है क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है कि नहीं, बेंड हो रहा है। तो इसी बेंडिंग फिनोमेनन ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ पर जो है लाइट रेज, जो प्रकाश का किरण होता है, वो नॉर्मल से दूर भागता है या फिर नॉर्मल की ओर आकर्षित होता है। इसी फिनोमेनन को, इसी क्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का, है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का, है कि नहीं। स्पीड ऑफ लाइट का अगर हम लोग बात करें तो इन वैक्यूम अगर बात करें, इन वैक्यूम जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कोई बताए आप में से कि क्या है, कोई बता सकता है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में, बता सकता है कोई। वैक्यूम बोले या फिर एयर बोले, बात जो है हम लोग लगभग वही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। लाइट का इतना स्पीड है कि 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो ट्रेवल करता है कि नहीं। अगर किलोमीटर में हम लोग देखेंगे तो 1,00,000 किलोमीटर होगा, मीन्स 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग मीटर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस तरह से होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट का स्पीड है। तो किसमें, ये वैक्यूम में, या फिर जो है हम लोग एयर में भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग जो है केरोसिन में बात करें, केरोसिन कहने का मतलब क्या है कि जो मिट्टी का तेल जो हम लोग यूज़ करते हैं घरेलू उपयोग में, जो जिसको जो है लाया जाता है, उसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट का बात करें तो उसमें है 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। कितना है, 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये जो है किस में है, ये केरोसिन में जो है लाइट का स्पीड है कि नहीं। अगर हम लोग वही बात करें किस में, अगर हम लोग बात करें वाटर में, अगर हम लोग बात करें किस में, वाटर में, तो इसमें जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारा लाइट का स्पीड जो है वो वाटर में है। किस में है, वाटर में। मतलब पानी में जो लाइट का स्पीड है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और अगर हम लोग ग्लास में बात करें, ग्लास में यदि बात करें लाइट का स्पीड का, तो वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि धीरे धीरे लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग मीडियम को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि वैक्यूम में लाइट का जो है वो मैक्सिमम स्पीड हमको देखने को मिल रहा है, उसी तरह केरोसिन में जो है उससे थोड़ा सा कम है, उसी तरह वाटर में उससे भी थोड़ा कम है, और उसी तरह ग्लास में जो है उससे भी कम स्पीड है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडियम में जो लाइट का जो स्पीड है वो क्या है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। तो इस लाइट का स्पीड के डिफरेंट के कारण ही जो है ये रिफ्रैक्शन फिनोमेनन हो रहा है। अब ये स्पीड जो है ये डिफरेंट क्यों है, तो इसका एक ही कारण है, दैट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम,
है कि नहीं। जो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट होने के कारण ये जो लाइट का स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है कि नहीं। अलग अलग मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसका अलग अलग है, इसीलिए जो है लाइट का स्पीड जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कि नहीं। जहाँ पर लाइट का स्पीड मैक्सिमम है इसका मतलब इस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम है कि नहीं। और जहाँ पर लाइट का जो स्पीड है वो सबसे कम है उसका मतलब कि वहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग बोल पाएंगे कि ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम दिस फिनोमेनन रिफ्रैक्शन अकर्स, है कि नहीं। हम लोग जो है कभी भी अगर हम लोग डे टू डे लाइफ से भी यदि रिफ्रैक्शन को जोड़कर समझने का कोशिश करें तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कोई एक NH रोड में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं या कार में चल रहे हैं या बाइक में चल रहे हैं, किसी भी गाड़ी में, है ना, कोई जो है NH रोड में मतलब नेशनल हाईवे में अगर हम चल रहे हैं, है कि नहीं, जहाँ पर जो रोड है वो फाइन है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर जो है बम्पिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, तो हम जो है वहाँ टॉप गियर में अपना गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका जैसे मार्केट एरिया या फिर ट्रैफिक वाला एरिया में हम लोग जब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो बाइक का है या फिर कार का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है कि नहीं। तो जस्ट उसी तरह है कि नहीं, उसी तरह जो है लाइट के साथ भी है कि लाइट के लिए जो वैक्यूम है वो एक NH नेशनल हाईवे वाला रोड है और ये जो ग्लास, वाटर, केरोसिन, ये डिफरेंट ट्रैफिक वाला जो सिचुएशन है ना, हम लोग का जो डिफरेंट ट्रैफिक का जो सिचुएशन है वो जो है इसके साथ भी है कि नहीं। तो इसीलिए जो लाइट का डिफरेंट स्पीड है डिफरेंट मीडियम्स में, इसके कारण जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो है इतना दूरी जो है एयर में लाइट को ट्रेवल करने के लिए जितना समय लग रहा है उससे ज़्यादा दूरी मीन्स उससे ज़्यादा समय लग रहा है वाटर में ही उतने डिस्टेंस को क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्रैक्शन को समझ लिए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर बात करते हैं, देन फिर उसके आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोग आगे समझने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट में, उसी तरह जो है हम लोग रिफ्रैक्शन का भी जो है लॉ हम लोग पढ़ेंगे इस रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि नहीं। तो देखिए जो है हम लोग एक जो है बाउंड्री बनाए थे और इसी में जो है हम लोग क्या किए थे, इसको जो है हम लोग थोड़ा किनारे बनाते हैं ताकि हम लोग को इधर लॉज लिखने में जो है वो जगह मिल पाए, है कि नहीं। इसको हम लोग किनारे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री था और नीचे जो है वाटर था, है कि नहीं, वाटर था इस तरह से इसमें, ठीक है। ये वाटर मीडियम था, तो ये जो है हम लोग एयर मीडियम में बात कर रहे थे और ये वाटर मीडियम में, ठीक है, इस तरह से, है कि नहीं। अब लाइट का रेज जो है वो आया इस तरह से, है ना, ये इंसिडेंट किया यहाँ पे और उसके बाद इस पे जो है एक नॉर्मल रहेगा इस तरह से और वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड कर गया, है कि नहीं। अब इसको जो है हम लोग क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग बोले क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग बोलकर जो है आगे बढ़े थे। अभी जो है हम लोग पहला लॉ जो अगर लिखेंगे रिफ्रैक्शन का, क्या लिखेंगे कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है ये पॉइंट और जो रिफ्रैक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट और इस नॉर्मल का जो पॉइंट है वो तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करेगा, है कि नहीं। मतलब जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन and normal, these all lie on the same plane, on the same plane, एक ही प्लेन पर ये तीनों पॉइंट जो है वो लाई करेगा, है कि नहीं। और दूसरा जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसका जो साइन का रेशियो होगा, है ना,
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। और इसी को जो है, इसी कांस्टेंट को जो है हम लोग म्यू बोलते हैं, है ना, म्यू बोलते हैं। और इसी जो है, इस लॉ को जो है बताने वाले जो थे वो स्नेल्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। इसीलिए इस लॉ को जो है हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। किस नाम से? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। अभी देखिए, ये साइन आई अपॉन साइन आर जो है, साइन आई अपॉन साइन आर जो है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक मीडियम और दूसरा मीडियम का रेस्पेक्ट में जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। उसी कांस्टेंट वैल्यू को जो है हम लोग म्यू के नाम से जानेंगे, है कि नहीं, म्यू के नाम से जानेंगे। और इस लॉ को जो देने वाले साइंटिस्ट थे स्नेल्स साहब, है ना, वो ही उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान पर इस लॉ को जो है नाम दिया गया, दैट इज स्नेल्स लॉ। क्या बोला गया? स्नेल्स लॉ, है कि नहीं। इसी को जो है बोला गया स्नेल्स लॉ। अभी यदि हम बात करें स्नेल्स लॉ में, तो स्नेल्स लॉ में क्या बोला जाता है कि इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अगर हम यहां पर एक बात लिखना चाहें, जैसे कि म्यू 1 अपॉन म्यू 2, है ना, जो है म्यू 1 मतलब क्या? लाइट का स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम। म्यू 2 कहने का मतलब लाइट का स्पीड इन सेकेंड मीडियम। इसका जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, है कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, है ना। मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें म्यू के रेस्पेक्ट में, तो किस तरह से लिखेंगे? 1 म्यू 2, इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे इसको। मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख पाएंगे, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम 2 है और मीडियम 3 है कि नहीं, तो अगर हम इस तरह से बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इंटू refractive index of medium 1 with respect to 2 will be equals to 1. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, है ना। 1 2 2 3 3 1, है ना, इस तरह से होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3। अगर इस तरह से जो है हम लोग अगर 3 मीडियम का कंपैरिजन करें, है ना, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव जो प्रोडक्ट आएगा हम लोगों को वो 1 के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग जो है इसको लिख पाएंगे। ये एक रिलेशन जो है वो है, ये जो रिलेशन है इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। स्नेल्स लॉ से जो है इसको हम लोग निकाल के यहाँ पर रखें। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह जो करने में जो है हम लोग इसका मदद लेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, और हम लोग किस तरह से किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझे, है कि नहीं। जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसको जो है हम लोग नीचे लिख रहे हैं और नंबरेटर वाला पार्ट को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ किस तरह से रहे हैं? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1,
है कि नहीं। तो अभी अगर हम लोग जो है बात करें यहाँ पर एयर और वाटर वाला, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए एयर म्यू वाटर, इसको हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से, इसको हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और इसको जो है हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख पाएंगे म्यू ए अपॉन ए, है ना। मतलब ये W जो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग पढ़ते हैं और इस तरह से जो है हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पर, है कि नहीं। एक है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, है ना, और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो चीज अभी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। क्या पढ़ना है, तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि नहीं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अभी देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कि क्रिटिकल एंगल हम लोग किसको बोलेंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए तो इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। जो एंगल जो है नॉर्मल के साथ बना रहा है कौन, इंसिडेंट लाइट रे, वो जो है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, है कि नहीं। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, इस तरह से जो है अगर इस तरह से करते जाएं, है कि नहीं। मतलब जो है इस एंगल को अगर हम धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाते जाएं, है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये जो इधर आ रहा है ना, जो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो रहा है इस तरह से, है कि नहीं। तो ये जो है इस नॉर्मल के साथ एक 90 डिग्री का जो है एंगल बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम करेगा, है कि नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल आई को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे अगर, है कि नहीं, और तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री ना हो जाए, है कि नहीं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इक्वल्स टू 90 डिग्री ना हो जाए, मतलब इसमें इस तरह से इस लाइन के साथ ना आ जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इस तरह से इसमें ना आ जाए, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस नॉर्मल के साथ जो है एंगल आर जो है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन को ही जो है, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है कि नहीं। मतलब क्या है कि हम जब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बनाने का काम करेंगे, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजरमेंट होगा, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या देगा, जब हम लोग इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री के बराबर, मतलब इक्वल टू 90 डिग्री करने का काम करेंगे, इस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है हम 90 डिग्री के बराबर करने का काम करेंगे, तो जो है उस समय जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वही जो है हम लोगों का क्या कहलाएगा, वही हम लोगों का क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, है कि नहीं। वो क्या कहलाएगा, वही क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग क्रिटिकल एंगल को यहां पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is 90 डिग्री, है ना, या फिर इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू
is equal to 90 degree. The value of angle of incidence for which the angle of refraction is equal to 90 degree is called critical angle. क्या बोला जाएगा उसको? क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा उसको, है कि नहीं? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उस चीज को भी समझते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या किए यहां पर, हम लोग तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिए कि वो जो है मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है 90 डिग्री के बराबर कर दिया, है ना? क्या कर दिया? 90 डिग्री के बराबर कर दिया, है ना? लेकिन अब यदि फर्दर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ाते रहें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लेते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल एंगल आया, है ना? ये हमारा क्रिटिकल एंगल आया, इसको हम C से डिनोट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और अगर इसके बाद भी हम इसके वैल्यू को बढ़ाते रहें और जो है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लेते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ा दिए और इधर ले गए, इस तरह से कर दिए, तो ये क्या होगा? ये हमारा 90 डिग्री का जो था वो भी तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? मतलब बेंडिंग जो है वो लाइट का क्या आ जाएगा? इसी सेम मीडियम में आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब जो है रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? वो लाइट रे जो इंसिडेंट किया था वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? इसी फिनोमेनन को जो है हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब क्या कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल कीप इंक्रीजिंग आफ्टर द क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्टेड लाइट रे विल come back in the same medium and that phenomenon is known as what? Total internal reflection, है कि नहीं? मतलब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को? देखिए यहां पे लिखते हैं हम, है कि नहीं? मतलब when the angle of incidence is greater than critical angle, then the refracted light ray comes back in the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection, TIR हम शॉर्ट में लिख दिए, है कि नहीं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? मतलब क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो सेम मीडियम में वापस आ जाएगा और इसी फिनोमेनन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है कि नहीं? और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या एक कंडीशन चाहिए कि हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि रेयरर और डेंसर मीडियम हम किसको बोलते हैं तो उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं, है कि नहीं? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम।
रेयरर मीडियम हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड जो है वो कम होता है ना, लाइट स्पीड इज लेसर, है ना। और यहां पर जो है डेंसर मीडियम कौन होगा, सॉरी, रेयरर मीडियम वो होगा जिसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, हायर स्पीड ऑफ लाइट, हायर स्पीड ऑफ लाइट, है ना। और डेंसर मीडियम कौन होगा, यहां पर लेसर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का जो लाइट है, मतलब लाइट का जो स्पीड है जिस मीडियम में कम है उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या है, कम है, तो वाटर जो है यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है। और एयर में स्पीड ऑफ लाइट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एयर एक रेयरर मीडियम है, और जबकि वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है कि नहीं। वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है एक रेयरर मीडियम है कि नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में होना चाहिए, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो पाता है या होगा, है कि नहीं। ये कंडीशन है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझने में, कहीं पर कोई परेशानी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को जानना है वो अगला कॉन्सेप्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, देखिए हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट को जो है थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं, 1 मिनट। आप लोग में से जो है बहुत कोई ने जो है इस एपरेटस को जो है देखा होगा फिजिक्स के लैब में, है कि नहीं। फिजिक्स के लैब में आप सभी ने, लगभग लोगों ने जो है इस एपरेटस को देखा होगा, और इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्रिज्म के नाम से, इसको हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है इसी प्रिज्म के सहारे हम लोग करते हैं। हम लोग अगर धूप को इस प्रिज्म से पास कराएं, धूप वाला लाइट, सनलाइट को अगर जो है इस प्रिज्म से पास कराएं, तो हम लोग देख पाएंगे क्या कि इसके दूसरी ओर से जो है क्या होगा, इसकी दूसरी ओर से क्या होगा कि लाइट का जो है कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो है वो स्प्लिट आउट हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि इधर से जो है सनलाइट क्रॉस करेगा जब, तो दूसरी ओर जो है हमको स्क्रीन अगर हम लगा दें तो इस स्क्रीन में जो है हमको क्या दिखेगा, हमको 7 कलर्स ऑफ लाइट जो है वो दिखेगा, जिस 7 कलर्स से मिलकर जो है हमारा व्हाइट लाइट वो बना हुआ है कि नहीं। तो इसी प्रिज्म के सहारे जो है हम लोग डिस्पर्सन, लाइट का जो डिस्पर्सन है उसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं और करते हैं, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट को भी समझेंगे किस तरह से। तो देखिए एक प्रिज्म का जो आकार है वो कुछ इसी तरह से है कि नहीं है। प्रिज्म का जो आकार है कुछ इसी तरह से है कि नहीं। अगर प्रिज्म को हम लोग इस तरह से रखें तो इस तरह से रहेगा कि नहीं। तो इस तरह से लाइट अगर इसमें हम पास करवाएं, है कि नहीं, कोई लाइट रे जो है अगर हम इस तरह से इसमें पास करवाएं, इस तरह से एक लाइट रे जो है इसमें पास करवाएं, तो ये क्या होगा, ये जो है एक बेंड होगा, इसमें भी जो है क्या होगा, बेंडिंग होगा लाइट का, है ना। इसमें भी जो है वो बेंडिंग होगा लाइट का, है कि नहीं। तो ये जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा इस तरह से, है ना। और इस तरह से जो है वो क्या होगा, वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो है वो टूटने का काम करेगा, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो है वो टूटने का काम करेगा। तो कितने कलर्स में टूटेगा, 7 कलर्स में टूटेगा, टोटल 7 कलर्स में वो जो है टूटेगा, है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग टोटल 7 कलर्स में उसको तोड़ने का काम करते हैं, है ना। इस तरह से जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है कि नहीं। और इसका जो हम लोग नाम है
वो भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं तो देखिए, इसका नाम किस तरह से होगा तो हम लोग इसका नाम का एक पैटर्न जानते हैं, दैट इज विवग्योर। इस तरह से जो है वो टूटेगा, है कि नहीं। अब इसका यदि हम लोग नाम लिखना चाहें तो ये क्या होगा हमारा वायलेट, ये क्या होगा हमारा इंडिगो, ये क्या होगा हमारा ब्लू, ये क्या होगा ग्रीन, ये क्या होगा हमारा येलो, ये क्या होगा हमारा ऑरेंज, और ये क्या होगा हमारा रेड, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो है लाइट क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। जब इस प्रिज्म से लेकर हम इसमें एक वाइट लाइट को क्रॉस करवाएंगे तो ये इसी तरह का 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जो है वो टूट जाएगा। मतलब जो है इसी पैटर्न में जो है वो जो है टूट जाएगा, जिसको हम लोग कभी कभी किस नाम से जानते हैं, रेनबो के नाम से भी जानते हैं, है ना। बरसात के दिन में, कभी कभी बारिश का दिन में जो है इंद्रधनुष जो है वो आसमान में बनता है कि नहीं। तो उस इंद्रधनुष को भी जो है हम लोग देखेंगे तो इसी पैटर्न में उसका कलर होता है ना। तो वहाँ भी क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही जो उस रेनबो का फॉर्मेशन वो हो पाता है। तो आखिर हम लोग डिस्पर्सन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, है कि नहीं। आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो चलिए उसको डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो है एक हम लोग और भी चीज़ को अभी जानेंगे यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, है कि नहीं। और क्यों जो है ये रेड जो है वो सबसे ऊपर है, वायलेट सबसे नीचे है, उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स क्या कि द फिनोमेनन ऑफ splitting of light, या फिर हम लोग बोल सकते हैं splitting of white light, या फिर हम लोग उसको सनलाइट भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। व्हाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors is known as dispersion of light। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो है मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भी बनाया है कि नहीं, जिसमें मैंने इस प्रिज्म के सहारे जो है वाइट लाइट को जो है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करके दिखाया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में, इसी वीडियो का जो आई बटन है उसमें मैं डाल दूंगा, है कि नहीं। उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं, और किस तरह से ये प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स में जो है व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसको आप वहां पर देख पाएंगे और वो क्लियरली जो है वहां पर विजिबल होगा, है कि नहीं। तो उस आई बटन में जो है मैं जो है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां पर आप जो है जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज व्हाट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का जो है कंस्टिट्यूएंट कलर्स में मीन्स वो जिस कलर से मिलकर बना हुआ है उसमें अलग अलग कलर्स में जो विभक्त होने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा जो है क्या करते हैं कि ये सब जितना लाइट हम लोग लिखे हैं, जितना कलर्स लिखे हैं, उसका जो है हम लोग वेवलेंथ को भी लिखने का काम करते हैं, है ना। ये कलर्स है ना, और इधर जो है हम लोग वेवलेंथ को लिखने का काम करते हैं, वेवलेंथ, है ना, जो कि कलर को डिसाइड करता है, लाइट के कलर को डिसाइड करता है कि नहीं। 7800 एंगस्ट्रम से 6400 एंगस्ट्रम का जो लाइट रे होता है उसको हम लोग रेड कलर बोलते हैं, है कि नहीं। उसी तरह 6400 से लेकर 6000 तक, 6400 एंगस्ट्रम से लेकर 6000 तक जो होता है उसको हम लोग ऑरेंज लाइट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह जो है येलो के लिए 6000 to 5700, 6000 एंगस्ट्रम से लेकर 5700 एंगस्ट्रम तक, है ना।
उसी तरह जो है 5700 एंगस्ट्रम से लेकर 5000 एंगस्ट्रम तक जो है 5700 एंगस्ट्रम से लेकर 5000 एंगस्ट्रम तक जो होता है वो एक ग्रीन लाइट का जो है वो होता है। अब ब्लू लाइट के लिए जो है 5000 से लेकर 4600 है ना, ब्लू लाइट के लिए 5000 से लेकर 4600 एंगस्ट्रम तक होता है। और इंडिगो के लिए जो है 4600 से लेकर 4300 तक, 4600 से लेकर 46 एंगस्ट्रम से लेकर 4300 एंगस्ट्रम तक जो है वो है क्या, वो है इंडिगो। और वायलेट के लिए जो है 4300 से लेकर 4300 एंगस्ट्रम से लेकर 4000 एंगस्ट्रम तक जो है वो है क्या, वायलेट का, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेड का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है कि नहीं। वही जो वायलेट है उसका जो वेवलेंथ है वो जो है मिनिमम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बोल पाएंगे कि जो लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका बेंडिंग जो है वो सबसे कम होगा। जो लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका बेंडिंग जो है वो सबसे कम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह जिस लाइट रे का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा उसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। ये वायलेट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। हाँ, अब इस एंगस्ट्रम को अगर हम लोग बोले तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये है वैल्यू, है ना। एंगस्ट्रम का जो वैल्यू है वो है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, है कि नहीं। इसको अगर हम लोग सिंपली बोलना चाहें तो 10 में 1 में 10 जीरो अगर बैठा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो बैठा दे, है ना, इस तरह से। तो इसका जो एक भाग होगा, है ना, इसका जो एक भाग होगा इसी को जो है हम लोग 1 एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग 1 एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं। मतलब इतना 1 मीटर को अगर इतना हिस्सा में बांटेंगे और उसका जो एक हिस्सा होगा उसको हम लोग 1 एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं। वही वैल्यू को हम लोग 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं, है कि नहीं। तो मतलब जो रेड लाइट का है उसका जो वैल्यू है वेवलेंथ का वो 7800 एंगस्ट्रम से 6400 एंगस्ट्रम तक है। और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ के कारण जो है इसका बेंडिंग जो है वो सबसे कम हो पाता है। और जो मिनिमम वेवलेंथ है वायलेट का वो है 4300 से लेकर 4000 तक। और इसका जो बेंडिंग है वो सबसे ज्यादा हो पा रहा है कि नहीं, ड्यू टू द मिनिमम वेवलेंथ, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला जो फिनोमेनन है उसको भी समझ लिए, ठीक है। आगे जो है हम लोग जो है अब हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो है रिलेटेड जो भी बात होगा वो नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।